हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया साइंस का सुपर डोज, ठीक है, जो कि आने वाले बिहार एसआई प्री और मेंस और साथ ही साथ बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा, जिसमें मैं आपके साथ 50 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम्स में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके आने वाले जो भी सीरीज़ आएंगे आप उनको ज़रूर फॉलो करते रहिए। साथ साथ हमारा लूसेंट का जो कि चल ही रहा है टॉपिक वाइज और साथ साथ प्रैक्टिस सेट, और उसके अलावा हम लोग बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट भी देख रहे हैं। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपके एक ही चैनल पे कराई जा रही है, तो आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने शानदार क्वेश्चन दिए गए और आपको कितना अच्छा लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इन सभी का रासायनिक जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। हेमाटाइट की बात करें तो हेमाटाइट में क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि हेमाटाइट Fe2O3 होता है, ठीक है, Fe2O3 हेमाटाइट जो कि लोहे का एक अयस्क है। क्रायोलाइट की बात करें तो इसमें क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं और इसका फार्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क माना जाता है और इसका फार्मूला होता है क्या, Al2O3 × 2H2O, ठीक है, ये होता है ये हमारा बॉक्साइट का, ठीक है। और कैल्साइट किसे कहते हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 इसी को कैल्साइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है और ऑक्सीजन इसमें भी है। अब क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं है या नहीं है हम देख लेते हैं, है या नहीं है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, क्रायोलाइट कह सकते हैं यानी कि सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कि रासायनिक सूत्र देख सकते हैं Na3AlF6। तो बताइए कि इसमें कहीं ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन वहाँ पे बी को टिक कर सकते थे, ठीक है ना। और रासायनिक या फिर जैविक रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र CaCO3 होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि जहाँ पे ज़रूरत हो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपने साइंस को पढ़ रखा है तो कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। आज यहाँ पे कोई भी कैटेगरीज वाइड नहीं बताया जा रहा, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो आपका सेफ स्कोर रहता है 39 मार्क्स। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 39 मार्क्स आपको अचीव करना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइंस की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है। अगर आप रेगुलर फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटे वाले बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। हरित बाली जो रोग है वो किस फसल से संबंधित है बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है हरित बाली जो रोग है वो बाजरा से संबंधित है, बाजरा में होने वाले ये एक रोग होता है। पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी करा रखा। अगर मेंस का जो मैं बैच स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट को पढ़ाया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर के हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो जैव और अजैव कारक शामिल होते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम वियुक्त जो प्रतिजैविक था यानी कि एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था, और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, ठीक है, पेनिसिलिन ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इस पेनिसिलिन को बनाया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि रासायनिक रूप क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और चलिए इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, इसको भी पढ़ लेते हैं कि यदि हम विशुद्ध जिप्सम, ध्यान रखिएगा जिप्सम का डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि जिप्सम का सूत्र बताइए, क्या होता है, CaSO4 × 2H2O को गर्म किया जाए तो जलांश का लगभग 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी जो हमारे पास पदार्थ बचता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये डायरेक्ट पूछा जाता था कि क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो रूप है वो क्या है बताइए, रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि यहाँ पे कभी अर्धहाइड्रेट ना लिख करके सेमी हाइड्रेट भी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा 1/2H2O होता है। इन दोनों सूत्रों को आप अक्सर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। यानी हमारे भूपर पट्टी में बात की जा रही है कि हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल धातु कौन सा है, मूल तत्व कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सिलिकॉन। चलिए मैं आपको यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7% और उसके बाद एल्युमिनियम 8.1% और उसके बाद बाकी तत्व आते हैं। यहाँ पे आयरन 5% देख सकते हैं। तो 3 आपको मोस्टली याद रखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। जो चर्म शोधन किया जाता है उसमें उस टाइप जो उद्योग होते हैं तो उसमें कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है जो कि एक विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, और वो है क्रोमियम। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्रोमियम। नेक्स्ट वन बनता है कि सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है। तो देखिए सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्वों की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि जितने भी अम्ल होंगे उसमें हाइड्रोजन नेसेसरी होता ही होता है। जैसे अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसमें भी देख सकते हैं हाइड्रोजन है ही है। किसी भी को आप उठा लोगे वहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई भी अम्ल उठा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला जो स्थल होता है उसको हम लोग कहते हैं जीवमंडल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जीवमंडल। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना यार, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि सब लोगों को अगर एक चीज़ पढ़ लेंगे तो फिर सक्सेस कौन होगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचा कीजिए यार, सभी लोग को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। राइजोबियम किसका एक प्रकार है, बताइए राइजोबियम जो है वो किसका एक प्रकार है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइजोबियम जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो सहजीवी जीवाणु कह सकते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं उनका आप एक बार नोट्स जरूर बना कर रखें, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पर वीडियो मैं नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना होता है। तो आप अपने नोट्स बुक्स के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो चीज़ें आपको नहीं पता, जो चीज़ आप गलती कर लेते हो उसको आप नोट्स बुक पर जरूर रखिए ताकि रिवाइज टाइम पर आपका ये काम करे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आतपन कहते हैं। आतपन ऑप्शन ए सही होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं आतपन या फिर सूर्य ताप। ठीक है, इंसुलेशन कह सकते हैं या फिर सोलर इरेडिकेशन कहते हैं। किसी कालावधि में किसी क्षेत्रफल पर पड़ने वाले सौर विकिरण की माप होती है आतपन। ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। सबसे सशक्त स्कंदक है, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। तो बताइए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उससे प्राकृतिक वर्ण या फिर प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसी का 3 नामों से हम जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली अनाच्छादित प्रक्रिया है। प्राकृतिक वर्ण ही क्रम विकास की प्रमुख कार्यविधि है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की नींव रखी और इसका प्रचार प्रसार भी किया था। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। प्रकाश तरंग में तो दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता, और वो गुण है ध्रुवण का। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि SA नोड। अब SA नोड ये क्या है, डेफिनेटली आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सिनोट्रियल नोड, यानी कि SA नोड का जो फुल फॉर्म होता है वो सिनोट्रियल नोड होता है, जिसे हृदय के पेसमेकर के रूप में भी जाना जाता है। बाकी चीज़ों को आप पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखें, लेकिन जो चीज़ आपको कंपलसरी याद रखना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको SA नोड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिनोट्रियल नोड, जिसे हृदय के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कयांतरण होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है।
क्यांतरण या फिर रूपांतरण कह सकते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानों का जब रूपांतरण होता है वो नीस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है। बताइए कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट्स गलत है, बताइए अच्छे से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे क्या गलत है। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि पॉइंट्स ये गलत है क्योंकि ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, सभी को पता है निर्वात में प्रकाश का वेग यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स सही है उनको हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, और यही कारण होता है कि चंद्रमा पर 2 एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है। तो बिल्कुल सही है कि निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्वात में होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गलत है, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कितना होता है। किसी माध्यम यानी कि हवा, जल या फिर लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकंड भी आपको याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है। बताइए किस में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आ जाती है। तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, दाब। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव में कमी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में शामिल है, तो तंतु आहार में सेलुलोज, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सेलुलोज बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा वायरल संक्रमण मुख्यतः पेरोटिड यानी कि उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। पेरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो कंठमाला रोग हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो संचय होता है वो किस रूप में किया जाता है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में क्या किया जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में एडम्स एप्पल यानी कि टेटुआ कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अक्सर एग्जाम्स में टेटुआ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एडम्स एप्पल देखने को मिलेगा। तो एडम्स एप्पल हम जो कहते हैं वो थायराइड ग्रंथि होती है, इसको कहते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, थायराइड को। अगला क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु से मानव शरीर की निम्न में से कौन रक्षा करता है। जीवाणुओं से मानव शरीर की निम्न में से कौन रक्षा करता है। फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से आवेशित कर्ण कौन सा है। आवेशित कर्ण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, आवेशित कर्ण की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कीटनाशक स्प्रे जो मच्छरों, तिलचट्टे और मक्खियों से छुटकारा दिलाता है, इनमें से कौन सा रसायन पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सभी में, इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता है रासायनिक कीटनाशक स्प्रे में। ठीक है, परमेक्सिन कह सकते हैं, पिप्रॉक्सुर जो है इसको भी याद रखिएगा, और डाइजीनॉन ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों जो होते हैं वो रासायनिक कीटनाशक स्प्रे में यूज़ किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं मॉर्टिन एक आता था, उसमें भी आप कह सकते हैं कि यही इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में हम किसे जानते हैं, और वो है विटामिन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, विटामिन। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, और साथ ही साथ एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन की खोज इन्होंने कब की थी। दो चीज़ मैं आपसे पूछा हूँ, दोनों चीज़ का कमेंट नीचे जरूर आप करना है। ठीक है, करिएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो ध्यान रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो अगला क्वेश्चन की कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? यानी कोशिकाओं के अध्ययन का जो हम लोग करते हैं विज्ञान की किस शाखा में कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? यानी कि इनर्शिया जब हम लोग यूज़ करते हैं, इनर्शिया की माप करते हैं तो क्या हम लोग मापते हैं? किसकी मात्रा को? तो द्रव्यमान की मात्रा को मापते हैं। हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें देखना, विचार करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट्स आपके सामने दिख रहा है और पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो कि बिल्कुल सही है और डेफिनेशन भी यहाँ पे सही हो। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो क्या है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर 10 के पावर 12 रहता है तो वहाँ पे हम किलोमीटर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, 12 रहता है तो किलोमीटर और 15 रहता है तो मीटर, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट भी सही है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, यानी कह सकते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे हिमांक का मतलब क्या हुआ? हिमांक का मतलब हुआ जमना। ठीक है, अगर हम ताजे पानी की जमाव की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट पर जमता है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन से वहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया था और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया। तो सिंपल सी भाषा में आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि जिस तरह से सेंटीग्रेड सेल्सियस यानी कि सेल्सियस जो पैमाना होता है 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने को देखते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी इसमें 0 डिग्री तो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तो इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने देखा था कि सेल्सियस पैमाने पर जो हमारा जमा होता है पानी का हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसी तरह से फ़ारेनहाइट बिंदु पर क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हम इको टिक कर सकते हैं और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, असंजक बल के कारण ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है निर्भर करती है किस पर? तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है, उनके अपने अपने टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अल्फा किरणें हैं, बताइए कि अल्फा किरणें हैं, तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा? अल्फा किरणें क्या होती है? को ये हीलियम की आयन होती है। अल्फा किरणें जो होती हैं वो हीलियम की आयन होती है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिकता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा रेडियोधर्मिकता में तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि बीटा किरण जो होता है वो भी अल्फा किरण भी होता है जो भी निकलता है, बीटा भी, और गामा किरण भी रेडियोधर्मिकता के कण से उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बताइए कि किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा जो बीटा कण की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है उसी तरह से बीटा कण में भी निगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कैटरपिलर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो तापगतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण का प्रथम जो नियम है उसके साथ इसका संबंध है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मिट्टी में पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहा जाता है?
मिट्टी में पानी के माध्यम से शीर्ष मिट्टी से अवभूमि तक खनिजों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? लीचिंग कहते हैं, लीचिंग। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लीचिंग। अगला क्वेश्चन कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नामकरण है वो किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? इन दो क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत की मोटाई डबसन यूनिट में मापा जाता है। मानक तापमान और दबाव में एक डबसन यूनिट को मोटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए क्या होगा, सही माप क्या होगा? तो यह राइट आंसर हमारा हो जाता है 0.01 mm। क्लियर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किस तरह से मापी जाती है, तो डबसन यूनिट में मापी जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि कोशिका में निम्न में से किसको पाचन थैली कहा जाता है? कोशिका का पाचन थैली जो है वो किसे कहा जाता है? तो पाचन थैली के रूप में हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं। ऑप्शन डी को बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पे लाइसोसोम को टिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लयनकाय, ध्यान रखिएगा लाइसोसोम को लयनकाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अतः यह कोशिकाएं पाचन में मदद करता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे, यानी कि क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सिद्धांत या फिर नियम बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक वस्तु के भार के बराबर होता है, बल लगाता है, तो जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमें क्या होगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट की अवरक्त विकिरण, यानी अवरक्त विकिरण की माप जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा की जाती है? अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड जो होता है उसका हम लोग माप किस तरह से की जाती है? तो बोलोमीटर नामक उपकरण के मदद से करते हैं, बोलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अस्कैरियन प्रभाव। ठीक है, बताइएगा कि अस्कैरियन जो प्रभाव है का संबंध विज्ञान की किस कार्यात्मक क्षेत्र से? अस्कैरियन प्रभाव का संबंध जो है, अस्कैरियन प्रभाव यानी कि अस्कैरियन, इसको हम किरण के नाम, विकिरण के नाम से भी जानते हैं, और ये भौतिकी से संबंधित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिरोटेरोफिली का अर्थ क्या है? चिरोटेरोफिली का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि चमगादड़ों से परागण। ठीक है, चमगादड़ों से जो परागण होता है उसको हम लोग कहते हैं चिरोटेरोफिली। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जो हवा के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हवा के द्वारा परागण होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कूली 5 किलोग्राम का वस्तु अपने सिर पर लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे फिजिक्स में कार्य तभी संभव माना जाता है जब वहाँ पे विस्थापन हो। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर हम कहते हैं कि बल गुने विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि वस्तु अपने सिर पर लेकर के चुपचाप वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो वहाँ पे कोई विस्थापन है ही नहीं, तो कहेंगे कि कार्य हुआ ही नहीं। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शराब से प्रभावित होता है? बताइए कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शराब से अधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सेरिबैलम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सेरिबैलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पौधे अपने किसके माध्यम से अपनी जरूरत के पानी के अधिकांश भाग को अवशोषित करते हैं? किसके माध्यम से? तो अपने जड़ के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने साइंस का सुपर डोज का 50 MCQ कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसमें इतना ज़्यादा अगर प्यार दिखाएंगे तो मैं इस वीडियो को हर 2 दिन पे वीडियो अपलोड करना चाहूँगा, क्योंकि वीक में 3 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा साइंस का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज़ आप डिसलाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए।
एक छोटा सा क्यूज में क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वीवीआई है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।